सुप्रभात। मैं प्रशांत कुमार चतुर्वेदी यूएस एकेडमी राजपुर कैंपियरगंज से आपका हिंदी का शिक्षक। विद्यार्थियों, आज हम सभी कक्षा 9वीं की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड का प्रथम अध्याय दो बैलों की कथा को पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक श्री प्रेमचंद जी हैं। हिंदी साहित्य एवं हिंदी कहानियों में रुचि रखने वाला शायद ही कोई ऐसा व्यक्तित्व होगा जो प्रेमचंद के नाम से परिचित न हो। हिंदी कहानी के सर्वश्रेष्ठ लेखक, महान उपन्यासकार, युग प्रवर्तक प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। इन्होंने 350 कहानियों का लेखन किया है। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान सहित उन्होंने कुल 11 उपन्यास लिखे हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किए हैं। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्रियों की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उनमें मनुष्य ही नहीं, पशु पंछियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। इस पाठ में वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह का विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं, किस तरह का संदेश देना चाहते हैं, इस बात को हम थोड़ा जान लें, समझ लें। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है कि किस प्रकार से किसान और उसके उसके जो पालतू पशु होते हैं, किस प्रकार से कितने भावनात्मक रूप से आपस में जुड़े होते हैं, कितनी आत्मीयता होती है, कितना प्रेम होता है। वे मूक तो होते हैं प्राणी, वो पालतू प्राणी मूक तो होते हैं, लेकिन एक दूसरे को देख करके उनके विचारों से अवगत हो जाते हैं कि हमारा स्वामी क्या चाहता है, किस तरह की अपेक्षा रखता है हमसे। वह उस चीज़ को भली भांति समझ जाते हैं। और किसान भी उन पशुओं से बड़े ही आत्मीय रूप से जुड़ा होता है, उन्हें पारिवारिक सदस्य मानता है, उन्हें पुत्रवत प्रेम करता है, जबकि वो पालतू पशु उसके साथ पितृवत व्यवहार करते हैं, उसे पितृवत मानते हैं। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता सहजता से नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। यह भी बात पूरी तरह से सत्य है कि किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता सहजता से प्राप्त नहीं होती। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमें हमारे देश की ही इतिहास के बारे में देख लेना चाहिए कि हमारा देश भी सैकड़ों सालों तक गुलाम रहा, पराधीनता के दंश को झेलता रहा, और इस दंश से निकलने के लिए, इस कठिन परिस्थिति से निकालने के लिए उसे सैकड़ों साल लग गए। लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। वे संघर्ष करते रहे, बार बार जूझते रहे, अत्याचार सहते रहे, और उन्होंने बड़ी ही कठिनाई से, बड़ी ही संघर्षपूर्ण परिस्थितियों से लड़ करके हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। और क्यों न हो, क्योंकि प्रेमचंद जी पराधीन भारत के लेखक थे, तो तत्कालीन समय में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लोगों को जागरूक करना, यह साहित्यकारों का धर्म भी हो सकता था। साहित्यकारों का धर्म है कि वह सामाजिक चेतना लाए। साहित्यकारों का यह कर्तव्य है कि वह समाज की चीज़ों को सबके सामने उजागर करे, समाज में चल रही समाज की अव्यवस्था को दूर करे, सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का प्रयास करे। तो यह पराधीनता भी एक प्रकार का सामाजिक कुरीति थी, जो उन्होंने अपने इस कहानी के माध्यम से एक प्रकार से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। और देखिए, साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो साहित्यकारों की यह भूमिका होती है, यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वे समाज में चेतना लाएं, समाज के लोगों को जागरूक करें। ठीक है, तो लेखक ने भी ऐसा ही कुछ कार्य किया है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। देखिए, इस कहानी में उन्होंने बहुत से नीति विषयक मूल्यों
का भी प्रयोग करते हुए लोगों को जागरूक किया, लोगों को संदेश दिया है कि हमें किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे मूल्यों का निर्धारण किया है कि जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। यह सारी चीज़ें हमें इस पाठ के अंदर मिलेंगी। ठीक है, तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं लेखक ने किस तरह के भाव और विचार इस पाठ में प्रस्तुत किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। दो बैलों की कथा। वास्तव में यह अध्याय काफ़ी बड़ा है, तो इसे हम इसके सारांश को समझेंगे। मैं आपको इसके सारांश के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और स्क्रीन पर चल रहे इन पेजों को देख करके आप इसे पूरी तरह से पढ़ भी सकते हैं। तो पहले लेखक ने बताया है, एक ऐसे प्राणी का उदाहरण दिया है, एक ऐसे प्राणी के बारे में जिक्र किया है जिसे लोग बुद्धिहीन समझते हैं, बड़ा ही और उसका नाम उसे बुद्धिहीन समझते हैं और उसे सबसे बेवकूफ़ प्राणी मानते हैं, और उसकी संज्ञा भी लोगों को दे करके उसकी संज्ञा दे करके लोगों को बेवकूफ़ कहा जाता है। ठीक है, मूर्ख का संकेत किया जाता है, और वह है गधा। ठीक है, गधे को लोग वास्तव में लेखक ने कहा है कि गधे को उसकी सरलता और उसके सीधेपन के कारण, उसकी सहिष्णुता के कारण ही, सहिष्णुता अर्थात सहनशीलता के कारण लोग उसे बुद्धिहीन समझते हैं। वास्तव में वो बुद्धिहीन नहीं है, बहुत ही महात्मा प्राणी है। ठीक है, उसके अंदर ऋषि मुनियों जैसे गुण हैं। वह बहुत ही सीधा और सरल प्राणी है। जैसे ऋषि मुनि किसी भी परिस्थिति में उनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता, वह हर सुख दुख की घड़ी में एक समान दिखने वाले प्राणी होते हैं, आत्मा होती हैं। उसी तरह से यह प्राणी भी अपने वर्ष भर में कभी एक आध बार उसके चेहरे पर खुशी का भाव दिख जाता होगा तो दिखता होगा, नहीं तो एक स्थायी विषाद का भाव उसके चेहरे पर सदैव बना रहता है। तो लेकिन उसकी अत्यंत सरलता और सीधेपन के कारण, उसकी सहनशीलता के कारण लोग उसे बेवकूफ़ समझते हैं। और जब हमें किसी को अव्वल दर्जे का मूर्ख कहना होता है तो हम उसे गधे की संज्ञा देते हैं, लेकिन यह कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। यह पूरी तरह से अनुचित है, क्योंकि गधा कोई बुद्धिहीन प्राणी नहीं है, बल्कि वह अत्यंत सीधा एवं सरल प्राणी है। वह एक महात्मा प्राणी है, उसे बेवकूफ़ नहीं समझा जाना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि भारतीयों के साथ भी कुछ ऐसी स्थिति है। भारतीय भी अत्यंत सरल है, अत्यंत सहिष्णु है, इसी वजह से उनके साथ भी कुछ ऐसा ही बर्ताव किया जाता है। उनके सीधेपन का फ़ायदा उठाया जाता है, उन्हें बेवकूफ़ समझा जाता है। पाश्चात्य देशों में उनकी उपेक्षा की जाती है। ये वो सब उनकी सरलता और सीधेपन के कारण होता है। ठीक है, बहुत ही सरल और सीधे और मेहनती व्यक्ति होते हैं भारतीय, लेकिन उनकी सरलता और उनके इस मेहनत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, उनकी सहिष्णुता का मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें बेवकूफ़ और बुद्धिहीन समझा जाता है। ठीक है, इस पाठ में लेखक ने एक और ऐसे ही सरल प्राणी का जिक्र किया है, लेकिन वह थोड़ा परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा कठोर भी हो जाता है, जिसका नाम है बैल। लेखक ने उसका गधे का एक छोटा भाई कहा है, क्योंकि वह भी गधे के समान ही सहिष्णु होता है, सरल होता है, लेकिन कभी कभी वह आक्रामक भी हो जाता है। उसके अंदर आक्रामकता देखी जाती है। ठीक है, तो इस पाठ में जो कभी कभी आक्रामक हो जाता है और सींग भी चला बैठता है। तो इसके बाद आगे देखते हैं इस पाठ में क्या कहना चाहते हैं वो। तो और हाँ, देखिए, सरलता तो उसमें बैल में भी होती है, लेकिन अण जाने के कारण, ठीक है, थोड़ा आक्रामक हो जाने के कारण उसे उसे गधे का छोटा भाई कहा गया है। लेखक ने उसे गधे का छोटा भाई कहा है कि वह भी सरल तो होता है, लेकिन कभी मौके आने पर वह कभी कभी अड़ भी जाता है, अपनी ताकत का, अपने बल का प्रयोग भी करता है। इस वजह से उसने गधे का छोटा भाई कहा है। लेखक ने उसे गधे का छोटा भाई कहा है। यह पाठ भी ऐसे ही दो बैलों की कहानी है जिनका नाम है हीरा और मोती। झूरी एक किसान है जिसके पास पछाई नस्ल के दो बैल हैं, जिनका नाम है हीरा और मोती, जो दोनों ही हृष्ट पुष्ट
शारीरिक रूप से बड़े ही ऊंचे तगड़े और हट्टे कट्टे प्राणी हैं। वह भी बहुत सीधे हैं। लेकिन अ, उन दोनों बैलों में काफ़ी मित्रता है, काफ़ी आत्मीयता है। वो दोनों एक मूक होते हुए भी एक दूसरे की भाषा को समझ लेते हैं। झूरी अपने दोनों बैलों से काफ़ी प्रेम करता है, काफ़ी लगाव रखता है, और दोनों बैल भी अपने स्वामी का भरपूर ख्याल रखते हैं, उसकी इच्छानुसार काम करते हैं। ठीक है, दोनों ही बड़े ही सुंदर दिखने वाले, सुडौल और एकदम चौकस काम करने के लिए एकदम तत्पर रहने वाले बैल हैं। वे दोनों काफ़ी दिनों से एक साथ रहते थे, इसलिए वे एक दूसरे के मुख भाषा को भी समझ लेते थे। ठीक है, वे एक दूसरे के इशारों को, संकेतों को भी समझ लेते थे, हृदय की भावों को भी समझ लेते थे। ठीक ना, आंखों ही आंखों में वो एक दूसरे से बातें कर लेते थे। ये उन दोनों बैलों की खासियत थी। वो काम करने से कभी पीछे नहीं हटते थे और अपने स्वामी के प्रति पूरी निष्ठा, पूरा समर्पण दिखाते थे। वे इतने आत्मीय रूप से जुड़े हुए थे दोनों बैल कि वे चाहते थे कि मुझसे ज़्यादा उन दोनों बैलों के का यह प्रयास रहता था कि मेरे मित्र के पर काम का ज़्यादा बोझ न पड़े। जिधर ज़्यादा बोझ होता था, हर जब ज़्यादा बोझ किसी के ऊपर पड़ता था तो दूसरा बैल अड़ करके उस बोझ को अपने ऊपर लेने का प्रयास करता था। दोनों एक साथ नाद में मुंह डालते और एक साथ नाद से मुंह निकालते। उनका प्रयास रहता था कि कोई भी दूसरे मित्र से ज़्यादा न खाने पाए, उनका यह प्रयास रहता था। ठीक है, तो ये दोनों बैलों की बड़ी ही अच्छी बात थी। दोनों में एक बहुत गहरी मित्रता थी, एक दूसरे का साथ देने वाले थे और मिलजुल कर काम करने वाले थे। झूरी भी अपने बैलों को काफ़ी प्रेम करता था, उनके लिए भरपूर चारे का प्रबंध करता था। चारा, दाना, गुड़ आदि जो भी चीज़ें उन्हें देनी होती थी भरपूर मात्रा में दिया करता था। उन्हें पुत्रवत प्रेम करता था और बैल भी उसके साथ अच्छा बर्ताव करते थे। उसके काम को बहुत ही मेहनत और तत्परता से करते थे। वह काम से कभी पीछे नहीं हटते थे। इसलिए झूरी भी उन दोनों बैलों को काफ़ी पसंद करता था। उसकी पत्नी भी उन दोनों बैलों से काफ़ी प्रेम करती थी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। उन दोनों बैलों का यह प्रयास रहता था, जब वो खेत में जोत दिए जाते थे, उनका प्रयास रहता था कि ज़्यादा किसी भी मित्र के ऊपर ज़्यादा बोझ न पड़ने पाए। ठीक है, और वे जब नाद पर खड़े होते तो शाम के समय एक दूसरे को चाट कर एक दूसरे की थकान मिटाते थे। ठीक है, तो काफ़ी आत्मीय रूप से जुड़े हुए थे, एक दूसरे की भाषा को समझते थे, एक दूसरे की भावना को समझते थे और एक दूसरे का सहयोग करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बहुत ही सच्चे मित्र थे वो, बहुत ही अच्छे मित्र और बहुत सच्चे मित्र थे। तो एक बार ऐसी स्थिति आई, इन दोनों बैलों के साथ एक ऐसी स्थिति आई कि हीरा और मोती को अपने स्वामी का घर त्यागना पड़ा। बात कुछ यूँ थी कि झूरी का साला गया जब वहाँ आता है उनके घर, और वो उसे अपने खेत जोतने के लिए बैलों की आवश्यकता होती है। वह अपने जीजा से यानी कि झूरी से उन दोनों बैलों की मांग करता है, उन्हें अपने साथ ले जाने की बात करता है। झूरी तैयार हो जाता है, उन दोनों बैलों को दे देता है उन्हें ले जाने के लिए। ठीक है, अब बेचारे बैलों को ये समझ में नहीं आता है कि हमें यहाँ से हटाया क्यों जा रहा है, हमें भेजा क्यों जा रहा है। उन्हें लगा कि हमारे मालिक ने, झूरी ने हमें बेच दिया, इसलिए वे जाने को तैयार नहीं थे। वे अपनी नाद से हटने को तैयार नहीं थे। काफ़ी बल प्रयोग करने के बाद वे वहाँ से जाते हैं। जाने पर रास्ते में वह आगे बढ़ने को तैयार नहीं होते। बड़ी ही मशक्क़त करनी पड़ती है गया को। रास्ते में वह उसे परेशान कर देते हैं, उसे छका देते हैं। कभी वह गाड़ी को दाएं खींचते तो कभी बाएं खींच कर ले जाते। ठीक है, तो इस तरह से वह उसे काफ़ी परेशान कर रहे थे। वह उसके साथ जाने को तैयार नहीं थे। वे जाने को तैयार इसलिए नहीं थे, उन्हें लगा कि हमारे मालिक ने हमें भेज दिया है और वे अपने पुराने मालिक का घर छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, उन्होंने मन ही मन अपने मन में यह कल्पना कर ली थी कि शायद मालिक ने हमें भेज दिया है, और वे आपस में बातें भी कर रहे थे कि हमारे काम में क्या कमी रह गई। अगर हमने कोई काम में कमी की होती तो हमें भेजते तो समझ में आता। अगर हमसे और काम लेने की आवश्यकता थी तो वो और काम ले लेते। हम काम से पीछे कहाँ हटने वाले थे। थोड़ा कम खिला देते, लेकिन हमें अपने पास ही रहने देते तो हमारे लिए उचित रहता। ठीक है, तो ये
वो मन ही मन मूक प्राणी थे, वो बोल तो नहीं पा रहे थे, अपने स्वामी से कह तो नहीं पा रहे थे, लेकिन अपने ही मन में, उनके मन में यही भावनाएं उमड़ रही थी, यही विचार आ रहे थे। तो वो गया के साथ जाने को तैयार नहीं थे, झूरी के साले के साथ जाने को तैयार नहीं थे। वह उसे रास्ते में काफ़ी छकाते हैं, काफ़ी परेशान करते हैं। कभी गाड़ी को इस तरफ लेकर भागते हैं, कभी दाहिने तरफ लेकर भागते हैं, कभी बाएं तरफ लेकर जाते हैं। मोती तो एक बार उसे लेकर खाई में गिराने वाला था, लेकिन हीरा ने उसे रोक लिया। हीरा कुछ समझदार था, कुछ सहनशील भी था और समझदार। मोती जबकि उग्र स्वभाव का था। सहनशील, समझदार और ताकतवर तो वह भी था, लेकिन थोड़ा उग्र था। हीरा के मुकाबले वह थोड़ा उग्र था और उसे जो है बात बात पर, मोती को बात बात पर गुस्सा आ जाता था, ठीक ना। तो इस तरह से अपने मालिक के द्वारा बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। वह झूरी के घर तो पहुंच जाते हैं, पर उसके नाद में, वह नाद में एक चारे का एक तिनका तक नहीं खाते हैं। वह चुपचाप रात भर वैसे ही पड़े रहते हैं। रात होती है और उन्हें जैसे ही मौका मिलता है, वो ताकतवर तो थे ही, वो दोनों बैल ताकतवर थे, वह अपनी पगहियाँ तुड़ा करके और वहाँ से भाग चलते हैं। और भाग करके वापस आ करके वे अपने मालिक यानी कि झूरी के घर वापस आ जाते हैं। सुबह सुबह जब झूरी उन्हें अपने नाद पर देखता है तो वह उन्हें गले लगाता है, उन्हें सहलाता है, काफ़ी खुश होता है कि मेरे दोनों बैल भाग आए। ठीक है, भाग आए, यह अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन कि अपने बैलों की स्वामी भक्ति देख करके उसे काफ़ी अच्छा लगता है, वह उन्हें गले लगाता है। लेकिन तभी उसकी पत्नी जब आती है, उसकी पत्नी जो गया की पत्नी है, सॉरी झूरी की जो पत्नी है, वह जब आती है, जब दोनों बैल जब आते हैं तो जब झूरी देखता है उन दोनों बैलों को, उनके इस पंक्तियों में लिखा हुआ है कि दोनों कीचड़ से सने हुए थे, लेकिन उनकी आंखों हाँफ रहे थे, नाद पर खड़े थे, लेकिन दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह दिख रहा था। थोड़ा गुस्से में थे कि हमारे अपने मालिक से भी शायद गुस्सा उनका रहा हो कि हमें क्यों बेच दिया, हमें क्यों भेज दिया यहाँ से, ठीक है, लेकिन स्नेह भी झलक रहा था। वे अपने मालिक को पाकर के काफ़ी गदगद होते हैं, मालिक भी उन्हें पाकर काफ़ी गदगद होता है। लेकिन यह बात गया की पत्नी को, सॉरी झूरी की पत्नी को अच्छा नहीं लगता है। वह आती है और उन्हें देखते ही जल भुन जाती है। जब वह बैलों को देखती है, जबकि उसके अतिरिक्त जो वहाँ पर लोग थे, जो बच्चे थे, वे तालियां बजा बजा कर उन बैलों का स्वागत कर रहे थे, लेकिन पत्नी क्रुद्ध हो रही थी। ठीक है, पत्नी क्रुद्ध हो रही थी, गुस्से में थी। वे उन बैलों को नमक हराम कर रही थी। और नमक हराम क्यों ना कहे भाई, हर स्त्री को अपनी मायके से प्रेम होता है। वो दोनों बैल भाग कर कहाँ से आए थे? उसकी मायके से आए थे, उसके भाई के यहाँ से आए थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि अपने बैलों को इस प्रकार से अपने मायके से भाग आता देख, बिना काम किए भाग आता देख, वह जल भुन गई, गुस्से से पागल हो गई और उसने अपशब्द भी उन दोनों बैलों को कहे। ठीक है, उसने उन्हें नमक हराम कहा और अपने नौकर को उन्हें सादा भूसा देने को कहा, उन्हें खली या अन्य हरा चारा देने से मना कर दिया। ठीक है, काफ़ी गुस्से में थी वो और गुस्से में आकर के उसने इस तरह की बातें कही, ठीक ना। अच्छा, झूरी की पत्नी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, जबकि अन्य लड़कों ने उन वीर बैलों का स्वागत किया। ठीक है, कोई रोटियां लेकर आया, कोई गुड़ लेकर आया, कोई चारा लेकर आया, कोई हरा चारा लेकर आया, कोई चोकर लेकर आया, उसका स्वागत किया। ठीक है, लेकिन वहीं झूरी की पत्नी उनको देखते ही जल भुन गई थी और उसके लिए नमक हराम जैसे कठोर शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, और अपने नौकर से साफ मना कर दिया कि इन हरामखोरों को, ठीक है, इन कामचोरों को दाना और खली डालने की आवश्यकता नहीं, से सादा भूसा इन्हें दे दो। ठीक है, तो जबकि झूरी तो उन्हें अच्छा खाना खिलाना चाहता था, अच्छा चारा देना चाहता था, लेकिन नौकर ने अपने मालिक के डर से उन्हें सादा चारा ही दिया। अब बात फिर आती है, फिर अब झूरी का साला फिर अगली बार आया और अगले दिन फिर वह आया। वह उन्हें अब की बार, पहली बार तो वह उन्हें पगही पकड़ कर ले जा रहा था, यानी उनकी रस्सियाँ पकड़ कर लेकर गया था और वह उन्हें हाँक रहा था। लेकिन इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मोती उसे खाई में ढकेलने का प्रयास करता है। किसी तरह से उसे घर तक पहुंचाना, घर तक पहुंचाने में, ले जाने में, गया को, उन दोनों बैलों को घर तक ले जाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। किसी तरह से वह संभालता उन दोनों बैलों को,
लेकर अपने घर तक पहुंचा। चूँकि उनके व्यवहार से वह काफ़ी क्षुब्ध था, आहत था, इसलिए उसने उनके साथ थोड़ा कड़ा रुख अपनाया और उन दोनों बैलों को खाने के लिए अच्छा चारा नहीं दिया। उन दोनों बैलों को इस तरह से अच्छा चारा न मिलना, जबकि वह अपने पशुओं को अच्छा चारा उसने दिया था, खली चोकर और हरा चारा दिया, गुड़ दिया, ठीक है। और इन दोनों बैलों के साथ उसने उपेक्षापूर्वक व्यवहार किया कि यह बात उन्हें अपमानजनक लगी और उन्होंने एक भी तिनका खाने से इनकार कर दिया। और गया ने क्या किया, उन दोनों बैलों को खूब मोटे मोटे रस्सियों में बांध दिया, खूब मोटे मोटे रस्सियों में बांध दिया। उन दोनों बैलों के साथ जो अपमान हुआ था, उन दोनों बैलों को जो अपमानजनक स्थिति से गुजरना पड़ा था, उन्होंने मन बना लिया था कि हम कल एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। जब यह हमें जोतने का प्रयास करेगा, हम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। दोनों के साथ ऐसा ही हुआ, ठीक है, दोनों ने ऐसा ही किया। और जब उसके झूरी के साले ने उन्हें खेत में जोतने का प्रयास किया तो उन्होंने कदम बढ़ाने से इनकार कर दिया। वह उसे खींचता रहा आगे पीछे से, उसके अन्य लोग उसे ढकेलते रहे, लेकिन वो कदम बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा ही नहीं रहे थे। और जब ज़्यादा उनके ऊपर वो टस से मस नहीं हो रहे थे और जब ज़्यादा उन पर दबाव बनाया जाने लगा तो उन्होंने एकाएक दौड़ लगा दी और सारी रस्सी, हल, जुआ, जोत सब कुछ टूट टाट कर बराबर हो गया। सब कुछ तहस नहस कर दिया उन्होंने, सब कुछ तोड़ दिया, ठीक है। अब बहुत ही लंबे तक वो दौड़ते चले गए, बहुत ही लंबी दूरी उन्होंने तय कर लिया। उसके पीछे गया और अन्य लोग दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे, लाठियों के साथ वहाँ पहुँचे। दोनों बैलों को किसी तरह से लंबी रस्सी होने के कारण पकड़ तो लिया गया, लेकिन किसी ने उनके ऊपर उनका स्वभाव देखकर, उनका आक्रामक रूप देख करके, उन दोनों बैलों का आक्रामक रूप देख करके किसी ने उन पर लाठी चलाने की हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर इन पर प्रहार किया जाए तो यह पलटवार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के इनके साथ और भी घटनाएं घटी। आगे देखते हैं क्या हुआ। फिर उन दोनों बैलों को घर पे नाद पर बांध दिया गया। देखिए, गया के घर एक लड़की भी थी, छोटी सी नन्ही सी लड़की, जो उसके छोटे भाई भैरव की बेटी थी और उसकी माता की मृत्यु हो गई थी। वो उन दोनों बैलों को देख करके उसे उन दोनों बैलों पर प्रेम उड़ आया, क्योंकि वह उन दोनों की स्थिति एक समान थी। उस लड़की को लगा कि मेरी और इनकी स्थिति एक समान है, क्योंकि मैं भी अपने माता से बिछड़ी हुई हूँ, माता पिता से बिछड़ी हुई हूँ और ये बैल भी अपने स्वामी से बिछड़े हुए हैं। तो दोनों की स्थितियाँ समान पाकर उन दोनों बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। वह उन दोनों बैलों के लिए रोटियाँ लेकर जाती है, उन्हें खिलाती है और उसके एक छोटे से निवाले से ये प्रेम भरे उस निवाले से उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। उनका उतना बड़ा पेट तो नहीं भरता, लेकिन जबकि वो उसके चारे को नहीं खा रहे थे, नहीं ले रहे थे, लेकिन लड़की के रोटी के एक निवाले को वह स्वीकार करते हैं और उससे उनके आत्मा तृप्त होती है। लड़की की सौतेली माँ उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी, उसे मारती थी, पीटती थी, लेकिन जो है बार बार उन दोनों बैलों के लिए जब वह रोटियां लेकर जाती थी तो बैलों का उनके प्रति लगाव, उस बालिका के प्रति लगाव हो गया था। और जब उसकी सौतेली माँ उसके साथ दुर्व्यवहार करती तो उनके मन में क्रोध उठता था। तो उन्होंने एक बार तो उन्होंने उसकी माँ को अपनी सींगों से पटक देने की बात कही थी, लेकिन जो है हीरा ने उन्हें मोती को रोक दिया था। ये दोनों बैल चुपचाप बैठने वाले नहीं थे, वहाँ रुकने वाले नहीं थे और मौका पा करके वह वहाँ रुकना नहीं चाहते थे। तो लड़की भी उनके विचारों से, उनकी बातों को समझ रही थी। वह भी जानती थी कि दोनों बैल यहाँ पर खुश नहीं है, इसलिए उसने रात में आकर के उन दोनों बैलों की रस्सियाँ खोल दी और झूठ ही हल्ला कर दिया कि ये दोनों फूफा जी वाले बैल भाग रहे हैं। चूँकि वे बैल सोच रहे थे कि अगर हम भागेंगे तो सारा आरोप इस बालिका के ऊपर जाएगा, इसलिए बालिका ने होशियारी दिखाते हुए ये शोर मचा दिया कि दोनों फूफा जी वाले दोनों बैल भाग रहे हैं। अब दोनों बैल काफ़ी दूर तक निकल जाते हैं, रात में काफ़ी दूर तक निकल जाते हैं। अब गया के लिए उन्हें पकड़ पाना संभव नहीं था। रात में चलते चलते वह रास्ता भटक भी जाते हैं। सुबह जब वह देखते हैं तो वो अपने आप को खुले मैदान में पाते हैं, चारों तरफ फसलें लहलहा रही होती हैं। काफ़ी यात्रा करने के कारण, काफ़ी दौड़ भाग करने के कारण उन्हें काफ़ी जोरों की भूख भी लगी हुई होती है। उनके सामने
मटर का हरा हरा हरे हरे मटर का खेत दिखाई देता है। और वे उस खेत में खूब जमकर मटर खाने का निर्णय करते हैं। दोनों मटर खाते हैं भरपूर पेट भर के। अब उनके शरीर में काफ़ी ताकत आ चुकी थी। वे कुलेल करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। ठीक है। एक आज़ाद पंछी की तरह वे जैसे आज़ाद पंछी खुले गगन में उड़ता है, उसी तरह से वे भी अपने आप को वह खुले मैदान में, खुले खेतों में पा करके अपने आप को उसी पंछी की भांति समझ रहे थे। वे बड़े ही इठला इठला कर चल रहे थे। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ी विपदा आदि दिखती है। उनके सामने एक बहुत बड़ा, उनकी एक भीमकाय, एक विशालकाय, एक भीमकाय शरीर वाला सांड आता दिखाई देता है। दोनों डर गए आते हैं। दोनों ये सोचते हैं कि हम इस सांड से नहीं लड़ेंगे, लेकिन सांड उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं दिख रहा था। उन्होंने कल्पना कर ली थी कि ये सांड आकर के हमसे लड़ेगा जरूर। अब ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए, उससे मुकाबला किस प्रकार किया जाए। तो दोनों ने पहले तो उससे न लड़ने की बात कही, लेकिन मोती ने समझाया कि शत्रु से पीठ दिखाकर भागना भी एक प्रकार की यह भी उचित नहीं है। सामने आ रहे शत्रु को देख करके पीठ दिखाकर भाग जाना यह भी उचित नहीं है। हम दोनों उसके साथ लड़ेंगे और बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से लड़ेंगे। जब वह हम पर आक्रमण करे तो तुम पीछे से सींग लगा देना, और जब वह मेरे ऊपर करेगा और तो जो है मैं तो मुझ पर प्रहार करे तो पीछे से तुम आक्रमण करना, या जब मेरे ऊपर प्रहार करेगा, जब तुम्हारे ऊपर प्रहार करेगा तो पीछे से मैं उस पर प्रहार करके उसे उलेट दूंगा। तो दोनों ने आपसी रणनीति बना करके उसके साथ लड़ना प्रारंभ किया, और बड़े ही सुसंगठित तरीके से उन्होंने उस सांड का मुकाबला किया, उसे चारों खाने चित कर दिया। और जब सांड जमीन पर पड़ गया तो मोती उसे मार देने के पक्ष में था कि शत्रु को की हत्या कर देनी चाहिए, लेकिन हीरा उसे रोकता है और पराजित शरण में आए हुए शत्रु को न मारने की बात कहता है। ठीक है। ऐसी ही अब दोनों अपनी जीत पर इठला रहे थे, गर्वित हो रहे थे। फिर उन्होंने एक बार फिर आगे चल करके हीरा ने उन पर दया दिखाई, शरण में आए हुए शत्रु पर प्रहार न करने की बात कही। इससे पता चलता है कि हीरा जो है एक दयालु प्राणी भी था। उसके अंदर जीवों के प्रति अपने शत्रु के प्रति भी दया का भाव था। ठीक है। आगे फिर उनके साथ एक घटना घटती है। वो दोनों चूंकि सांड पर वह विजय प्राप्त कर चुके थे, अब उनके अंदर थोड़ा बहुत तो गर्व आ ही गया था, ईमान आ गया था। सामने फिर मटर का खेत पड़ता है। वे उस मटर की खेत में फिर से घुसते हैं, खूब मटर की खेत घुसने का प्रयास करते हैं। मोती उसे रोकता है, घुसते नहीं है, घुसने का प्रयास करता है। मोती जाने की इच्छा जाहिर करता है, जबकि हीरा उसे वहाँ जाने से रोकता है। वह कहता है कि नहीं, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब हमें इस प्रकार से एक बार हमने इस खेत को चरा है, फिर दोबारा ऐसे चरने की आवश्यकता नहीं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हमें यहाँ से जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन चूँकि मोती पर जो है जीत का गुरूर सवार हो गया था, उसके ऊपर थोड़ा बहुत अभिमान की झलक उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, तो उसने फिर से मटर खाने की इच्छा जाहिर की। हीरा बार बार मना करता रहा। वह खेत के बाहर ही खड़ा था, जबकि मोती खेत में घुस गया और मटर खाने लगा। ठीक है। मटर खाने लगा और मटर खाता हुआ वह मस्ती में मटर खाए जा रहा था। तभी मटर की जो खेतों की जो रखवाली करने वाले थे वे आ जाते हैं। वे देखते हैं और वे उसे दौड़ाकर पकड़ने लगते हैं। अब मोती भागने का प्रयास करता है, लेकिन उसके पैर कीचड़ में धंस जाते हैं, कीचड़ में फंस जाते हैं और वह भाग नहीं पाता, वह पकड़ा जाता है। हीरा चाहता तो उसे छोड़कर भाग सकता था। हीरा चाहता तो उन जो लठैत थे, जो उसे पकड़ने के लिए आए थे, उनसे वह बच करके भाग सकता था, लेकिन अपने मित्र को कीचड़ में फंसा हुआ देख करके वह भागने की बजाय उसने भी स्वयं को उनके हवाले कर दिया। वह स्वयं भी पकड़ा गया। स्थितियाँ कुछ ऐसी थी आगे चल करके कि दोनों बैल पकड़े जा चुके थे। दोनों को पकड़कर उन लठैतों ने ले जाकर उन्हें काजी हाउस में बंद करा दिया गया।
काजी हाउस एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर छुट्टा आवारा पशुओं को रखा जाता है, जिसका कोई स्वामी नहीं होता। उन्हें पकड़कर वहाँ रख दिया जाता है और उनके लिए भोजन का कोई उचित प्रबंध भी, उनके लिए चारे का कोई उचित प्रबंध भी नहीं होता है। काजी हाउस में दोनों जाते हैं, दिन भर वहाँ उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता है। वहाँ पर बहुत से जानवर पहले से ही बंद थे जो निरीह थे, उन मरियल से दिख रहे थे। वे उसमें बहुत से कई जानवर थे, जैसे कि भैंस थी, बकरियां थे, घोड़े थे, गधे थे, आदि आदि जानवर थे। और वो भूख और प्यास के कारण एकदम मरियल से दिख रहे थे। भूख और प्यास के कारण उनकी स्थिति मरियल से दिख रही थी। वे एकदम ऐसा लगता था जैसे वे निष्प्राण है। ठीक है। वे अब रात में हीरा के मन में विद्रोह की भावना उठी और उसने उस काजी हाउस से निकल भागने की युक्ति सोचने लगा। क्योंकि काजी हाउस की दीवार कच्ची थी तो उसने उस पर अपने नुकीले सींग जो है गड़ा दिए और बार बार प्रहार करता रहा। मिट्टी के कुछ टुकड़े वहाँ से गिरने लगे। उसकी का हिम्मत और हौसला और बढ़ा। ठीक है। हिम्मत और हौसला बढ़ने पर उसने जोर जोर का प्रहार करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी समय चौकीदार आ गया और वह जानवरों की गिनती करने। देखिए, जानवर की गिनती की जाती है काजी हाउस में, जानवरों की बार बार गिनती की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि ताकि यह पता लग सके कि कहीं कोई जानवर मरा या कोई जानवर भाग तो नहीं गया। ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में जी हाउस में जानवर बंद होते हैं, उनकी बार बार गिनती की जाती है कि कहीं कोई जानवर मर तो नहीं गया, कहीं कोई जानवर भाग तो नहीं गया। तो चौकीदार गिनती के लिए शायद आता है और वह देख लेता है कि किस तरह से हीरा उद्दंडता कर रहा है और उसके लिए वह उसे कई डंडे रसीद करता है और मोटी रस्सी से बांध देता है। अब अपने मित्र की यह हालत देख करके हीरा की हिम्मत नहीं होती है कि वह भी मोती की हिम्मत नहीं होती है कि वह कुछ प्रयास करे, इस दीवार से तोड़ करके भागने का प्रयास करे। लेकिन जब हीरा की वह बातें सुनता है, कुछ प्रेरणादायी बातें सुनता है कि मैं तब तक प्रयास करता रहूँगा, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा तब तक मैं स्वतंत्रता के लिए यहाँ से निकलने का प्रयास करता रहूँगा। तो मोती के अंदर भी हिम्मत जगती है और वह, चूँकि मोती भी काफ़ी ताकतवर था, दोनों ही बैल काफ़ी ताकतवर थे, तो वह भी जोरों का प्रहार उस कच्ची दीवार पर करने लगता है। अपनी सींगों की ताकत लगाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके जैसे जैसे ऊपर से थोड़ी बहुत दीवार दरकनी शुरू होती है, उसकी हिम्मत बढ़ती चली जाती है और एकाएक जोर के प्रहार करने से वह दीवार का कुछ हिस्सा टूट जाता है। जैसे ही दीवार का हिस्सा टूटता है, वैसे ही जैसे निष्प्राण पड़े प्राणियों में नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। सब उधर देखने लगते हैं। हीरा और मोती उन सारे प्राणियों को सींग मार कर जैसे ही दीवार टूटती है, ज़्यादातर प्राणी भाग जाते हैं, ज़्यादातर जानवर उसमें से निकल कर भाग जाते हैं। और पर दो ऐसे जानवर जो गधा है वह नहीं जाता है, लेकिन मोती उसे भी सींग मार कर वहाँ से चंपत करता है, भगाता है। ठीक है। अब बात आती है हीरा और मोती की। हीरा अपने मित्र मोती से वहाँ से भाग जाने की बात करता है, लेकिन मोती अपने रस्सी में बंधे हुए मित्र को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है। ये उन दोनों की गहरी मित्रता थी, पक्की मित्रता थी कि वह विपत्ति में अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ रहे थे। एक बार जब मटर की खेत में मोती फंसा हुआ था तो हीरा उसे छोड़कर नहीं जाता है, और अब की बार जब मोती के पास अवसर था तो वह हीरा को छोड़कर नहीं जाता है। और सुबह होती है, चौकीदार आते हैं और वो उन्हें समझते देर न लगती है कि ये सारी करतूत इन्हीं दोनों बैलों की है। वो उन दोनों बैलों को खूब मारते हैं, खूब उनके साथ उन्हें यातनाएं देते हैं, और खाने का एक तिनका भी उनके सामने नहीं परोसते हैं। कई दिनों तक वैसे ही बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए वहाँ पड़े पड़े वे एकदम निष्प्राण हो जाते हैं। शरीर में ठठरियाँ निकल आती हैं। ठठरियाँ अर्थात उनकी हड्डियाँ दिखने लगती हैं। वे एकदम कमज़ोर, एकदम मृतप्राय दिखने लगते हैं, मृतप्राय हो जाते हैं, प्रतीत होने लगते हैं। अब आगे सप्ताह भर लगातार वहाँ बंधे रहने से और कुछ भी खाने पीने से नहीं मिलने के कारण भी एकदम दुर्बल हो जाते हैं। शरीर में ठठरियाँ निकल आती हैं,
जैसा कि आपको मैंने बताया कि शरीर की हड्डियाँ दिखाई देने लगती हैं, उन्हें पानी तक पीने को नहीं मिलता था। सिर्फ एक आध बार पानी दिखा दिया जाता रहा होगा, लेकिन उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिलता था। अब वो दोनों बैले इतने मरियल हो गए थे कि काजी हाउस के प्राणियों ने काजी हाउस के जो कर्मचारियों ने उन बैलों को बैलों के अतिरिक्त जो भी वहाँ पर जानवर थे उनकी नीलामी करनी शुरू कर दी। नीलामी में ये होता है कि जो जानवर जब बहुत दिनों तक जिनका स्वामी नहीं आता है, उन जानवरों की नीलामी कर दी जाती है, और जो भी खरीदार उन्हें जिस भी नियत से खरीदना चाहे ले जा सकता है, उनका दाम चुकता करके। ठीक है, तो उनकी नीलामी शुरू कर दी गई। अब नीलामी होते ही वे दोनों चूँकि काफ़ी दिनों से बंधे हुए थे, वे एकदम मरियल से दिख रहे थे। जब इनको वहाँ प्रस्तुत किया गया नीलामी की जगह पर, खरीदार यहाँ आता, इन्हें देखता और मुंह बिगाड़ कर चला जाता, क्योंकि ये इतने मरियल हो चुके थे, कोई भी इन्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता था। ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में तभी एक दढ़ियल आता है और वह अत्यंत चेहरे से बड़ा ही क्रूर दिखाई देता है। आंखें लाल लाल थी, अत्यंत कठोर मुद्रा वाला दिखाई दे रहा था। वह आता है, इनके कूल्हों में उंगलियां धसा धसा कर जांचता है, जिससे ये उन्हें समझने में देर न लगती है कि ये व्यक्ति जो है कोई और नहीं बल्कि कसाई है, और वह किस नियत से हमें खरीद रहा है। वह ले जाएगा और हमारे प्राण लेकर के वे हमारी मांस की बोटियां करके इसे बेच देगा। ठीक है, तो दोनों अब सोचते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा अंतिम समय तो आ ही गया है, चलो मरते मरते हम किसी के काम तो आ जाएंगे, हड्डियां किसी और के काम, मांस किसी और के काम, चमड़े किसी और के काम। तो उनके मन में यह भाव आता है, क्योंकि अब वो एकदम अंतिम जीवन की अंतिम कल्पना कर रहे थे। ठीक है, उन्हें लग रहा था कि अब हमारे प्राण बचने वाले नहीं हैं। तो अब स्थिति यह थी कि दढ़ियल उन दोनों बैलों को खरीद लेता है और लेकर उन्हें अपने साथ चला जाता है। कसाई के हाथ वे जान रहे थे कि अब हमारे जीवन की कुछ ही घड़ियां बची हुई हैं, अंतिम समय चल रहा है, हम निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त होने जा रहे हैं। अपने भाग्य को वो कोसने लगते हैं कि हम नाहक भागे गया कि घर से कम हमें कुछ खिलाता, तो वह भले ही वह थोड़ा हमारे मालिक के से थोड़ा क्रूर था, थोड़ा स्वभाव उसका अच्छा नहीं था, लेकिन कम से कम हमारे प्राणों के इस तरह से हमारे प्राणों पर संकट तो नहीं आता। ठीक है, तो अब उन्हें यह उनकी मजबूरी थी, अब उन्हें जाना था, कसाई के हाथों वह बिक चुके थे। कसाई उन्हें लेकर भागता है और जब उनकी रफ्तार धीमी होती है तो उन्हें एक डंडे भी रसीद करता है ताकि वो तेज चले। उन दोनों बैलों में इतनी ताकत नहीं थी कि वह तेज़ी से चल सके, लेकिन वह किसी तरह से उसके भय से ही भागे जा रहे थे, रास्ते पर भागे जा रहे थे। उन्हें आगे एक रिवर दिखाई देता है, एक खुला मैदान दिखाई देता है, और वहाँ देखते हैं वे कि बहुत से जानवर उछल कूद कर रहे हैं, कुलेल कर रहे हैं। ठीक है, और वे हरी घास चर रहे हैं आज़ादी से, और वे उन दोनों प्राणियों को देखकर भी वे उन दोनों प्राणियों के लिए कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। इनको इस बात का दुख होता है कि देखो इन प्राणियों को हमसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हीरा मोती सोचने लगते हैं कि ये प्राणी भी कितने स्वार्थी हैं, कितने निष्ठुर हैं, कितने निर्दयी हैं कि इन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं है, और हम कहाँ जा रहे हैं, किस प्रकार जा रहे हैं, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो सिर्फ अपनी ही चिंता है। और चूँकि वे दोनों क्या थे, बहुत ही परोपकारी स्वभाव के थे, उन्होंने कई प्राणियों की जान भी बचाई थी। ठीक है, लेकिन ये जो प्राणी कुलेल करते हुए दिख रहे हैं, इन्हें हीरा और मोती से कोई लेना देना नहीं दिख रहा, कोई लेना देना नहीं है। वे उसे जाता हुआ देख भी रहे हैं, फिर भी उसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। अब हीरा और मोती अपना जीवन को अंतिम मान करके सिर्फ कसाई के हाथों चुपचाप चले जा रहे, के हाथों बंधे हुए और उसके डंडों का प्रहार खाते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। तभी आगे वो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, उन्हें हीरा और मोती को ऐसा लगता है कि जैसे वे जिस रास्ते पर चल रहे हैं, रास्ता कुछ जाना पहचाना सा है। वे अपने जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें लगता है कि ये तो वही रास्ता है कि जिस रास्ते से हम अपने मालिक झूरी के यहाँ से भागकर आए थे। ठीक है, उनके शरीर में जान आ जाती है,
वे उनके दुर्बल कमज़ोर शरीर में जान आने लगती है, उनका कदम और तेज़ी से बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो नज़दीक आते हैं उन्हें अपना गांव दिखने लगता है, अपने बाग रास्ते में पड़ने वाले बाग बागीचे दिखने लगते हैं और झूरी का घर भी दिखने लगता है। और जैसे ही झूरी का घर दिखता है, अपने पुराने मालिक का घर दिखता है, वे ज़ोर से भागते हैं और रस्सियाँ छुड़ा करके अपने मालिक के घर पहुंच जाते हैं और अपने थान पर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वे वहाँ खड़े होते हैं, झूरी उन्हें देखता है, झूरी उन्हें देखता है और देखते ही उन्हें गले लगा लेता है, गले लगाता है और प्रेम करने लगता है, उन्हें उनका माथा चूमने लगता है, ठीक है, उन्हें सहलाने लगता है और दोनों बैल भी झूरी को चाटने लगते हैं। तभी दड़ियल वहाँ आता है और दड़ियल और झूरी की कहासुनी होती है। दड़ियल उन्हें अपना बताता है, जबकि वो दोनों बैल जबकि दड़ियल उन्हें अपना बताता है, लेकिन दड़ियल उन दोनों बैलों को अपना बताता है, लेकिन झूरी उन्हें देने से मना करता है। दड़ियल कहता है कि मैं इसके लिए पुलिस में रिपोर्ट भी करूंगा, क्योंकि मैं इन्हें मवेशी खाने से खरीद कर ला रहा हूँ। वो कहता है कि ये बैल मेरे हैं। झूरी कहता है ये दोनों बैल मेरे हैं, इसका यही सबूत है कि ये दोनों मेरे घर पर मेरे थान पर खड़े हैं। वह उसे देने से इनकार कर देता है। जब दड़ियल बल का प्रयोग करना चाहता है तो मोती उस पर सींग चला देता है, ठीक है, मोती उस पर सींग चला देता है और उसे भगा देता है, सींग चलाता है और उसे भगा देता है। और वह इतना दूर, वह गांव से दूर किनारे तक भगा देता है और दड़ियल वहीं से दूर से खड़े खड़े ही चिल्लाता रहता है, लेकिन वापस लौटकर नहीं आता है। जितने भी तमाशाबीन लोग थे वो हंसते हैं, जोर जोर से हंसते हैं और दोनों बैलों की इस प्रकार के प्रतिक्रिया पर खूब तालियां बजाते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं। तभी सहसा झूरी की पत्नी आती है और उन्हें पहले तो झूरी उनके लिए खूब खरी दाने और चीज़ों का प्रबंध करता है। तभी उसकी पत्नी आती है और उन्हें देखते ही उन्हें गले लगा लेती है और उनका माथा चूम करके उन्हें प्रेम करना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार से ये दोनों बैल वापस अपने मालिक के घर चले आते हैं। तो ये कहानी कहीं न कहीं स्वतंत्रता के भावना से ओतप्रोत होकर के लिखी गई है कि अपने स्वतंत्रता के लिए वो दोनों प्रयास करते हैं और अंत में उनके इस प्रयास से ही, उनकी इस इच्छा शक्ति के कारण ही उन्हें यह सफलता प्राप्त होती है और वे स्वतंत्र हो पाते हैं। देखिए, इस पाठ को थोड़ा संक्षेप में पढ़ाया गया है। इसे आप जब भी आपके पास पुस्तक हो या PDF से इसे आप डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। तो इस पाठ के जो कुछ प्रश्नोत्तर हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर ली जाए। थोड़ा बहुत आपको मैं संकेत दे देता हूँ। काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है? तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि उसमें पशुओं की काजी हाउस पशुओं का एक प्रकार का एक जेल की भांति होता है। पशुओं के लिए एक जेल की भांति होता है। यह काजी हाउस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें छुट्टा आवारा पशुओं को कैद किया जाता है और जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते हैं या उन्हें बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो ऐसे छुट्टा आवारा पशुओं को जिनका कोई स्वामी नहीं होता उन्हें काजी हाउस में बंद करा दिया जाता है और काजी हाउस के मालिक का दायित्व होता है कि वह उन्हें सुरक्षित रखे, उनका ध्यान रखे और उन्हें भागने न दे और कहीं कोई जानवर भाग तो नहीं गया, इस दृष्टि से उनकी गिनती भी की जाती है। कहीं भाग नहीं गया या कहीं कोई मर तो नहीं गया। ठीक है। दूसरा है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया? छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, आपको बताया गया। वह माँ के बिछड़ने का दर्द जानती थी, इसलिए वह हीरा मोती की जब व्यथा देखती है, उनकी जो पीड़ा देखती है, तो उसे अपने जैसा ही लगता है। उसे लगता है कि ये दोनों भी मेरे तरह ही अपनों से बिछड़े हुए हैं, इसलिए उनको देख करके उसके मन में प्रेम उमड़ आता है। वो सोचती है कि ये दोनों बैल भी क्या है, मेरे तरह ही अभागे हैं। ठीक है, अपने मालिक से बिछड़े हुए हैं। ठीक ना। तीसरा है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं? तो देखिए, बहुत से नीति विषयक मूल्य इसमें उभर कर सामने आए हैं। जैसे कि किसी की सहनशीलता के कारण उसे मूर्ख समझा जाता है, बेवकूफ़ समझा जाता है, तो ये क्या है? ये पाप है। सहनशील होना पाप है, पाप नहीं है, अत्यधिक सहनशील होना पाप है। ठीक है, अपने सहनशीलता होनी चाहिए, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति सजग भी रहना चाहिए। ठीक ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सहनशील होने पर लोग उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, और अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष करना चाहिए, सजग रहना चाहिए। और देखिए, आज़ादी एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसके लिए हमें कोई भी मूल्य चुकता करना पड़े, करना चाहिए। यहाँ तक कि प्राणों की आहुति भी अगर देनी पड़े तो उसके लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। फिर देखिए, और भी बहुत से हैं कि हमें
स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किसी न किसी प्रकार से अपना योगदान देना चाहिए, जितना भी हम दे पाएँ, ठीक है, जितना भी हम दे पाएँ। और भी बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, और अपने आधार पर आप जो भी आपको समझ में आए लिख सकते हैं। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करके किसी नए अर्थ में की ओर संकेत किया है। देखिए गधा जो है उसकी बहुत ही सहिष्णु और बहुत ही सहिष्णु होता है, बहुत ही सरल स्वभाव वाला प्राणी है। तो उसकी इस सरलता के कारण, उसकी इस सहजता के कारण उसे मूर्ख नहीं समझा जाना चाहिए। ये वास्तव में प्रेमचंद ने कहा है कि ये उसके सद्गुण हैं, और उसे मूर्ख कहना उसके सद्गुणों का अनादर होगा। तो ऐसा करना उसके सीधेपन के कारण, उसकी सरलता, उसकी सहिष्णुता के कारण इस तरह की बातें करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, ठीक ना। तो और उस लेखक ने उसे ऋषि मुनियों की भांति बताया है। जैसे ऋषि मुनियों में कभी न परिवर्तित होने वाले भाव होते हैं, कभी न परिवर्तित होने वाले, हर सुख दुख में एक ही समान रहने वाली परिस्थितियाँ होती हैं, ठीक ना। तो हर सुख दुख में एक समान दिखने वाले विचार होते हैं, भाव होते हैं, ठीक है, ऐसे गुण होते हैं। तो गधे को भी हमें उन्हीं के समान, गधे को भी लेखक ने एक ऋषि मुनि के समान ही माना है। फिर देखिए आगे का प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। देखिए बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, जैसे कि अब मैं थोड़ा इसे संक्षेप में बताऊंगा कि जैसे जब वो एक दूसरे के साथ नाद में खाते तो उनकी का यही प्रयास होता कोई किसी से दूसरा ज़्यादा ना खा ले। वो एक साथ नाद में मुंह डालते और एक साथ निकालते। कंधे पर जब वो बोझ उठाते तो उनका प्रयास रहता था अधिक से अधिक भार मेरे कंधे पर हो। बहुत सी और भी घटना है, जैसे जब गया एक बार उसे हीरा को डंडे से मारता है तो मोती उसके लिए सींग चलाने को तैयार रहता है, ठीक है, और इतना गुस्सा हो जाता है कि वो जूट जुआ और हल सब कुछ लेकर भाग जाता है और सब कुछ तोड़ देता है, ठीक है। जब दोनों के बीच गहरी मित्रता थी, जब मटर के खेत में देखिए दोनों संगठित होकर के सांड से लड़ाई भी करते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं, एक दूसरे के प्राण भी बचाते हैं। मटर की खेत में जब वो मोती फंस जाता है तो हीरा उसे छोड़कर नहीं जाता है, यह भी उनकी मित्रता की का परिचायक है। फिर आगे जब काजी हाउस में जब हीरा फंसा हुआ होता है, बंधा हुआ होता है रस्सी में, मोती के पास अवसर होता है तब भी वह उसे छोड़कर नहीं जाता। यह उनकी मित्रता की कुछ घटनाएं हम जिक्र कर सकते हैं। आगे देखिए, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। देखिए प्रेमचंद जी बहुत ही सजग लेखक थे, वह कोई न कोई संदेश देते रहते थे। हीरा का ये जो कथन है इससे ज्ञात होता है कि उन्होंने समाज में जो स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार हो रहा था उसके प्रति जो है प्रेमचंद जी सजग थे, और यह सबका ध्यान उस तरफ केंद्रित करना चाहते थे। समाज में स्त्रियों के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार होता है, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, और पुरुष समाज जो है इसे एक नियम के रूप में माना चुका है। तो उसका पुरुष समाज की पुरुष समाज की इस दुर्व्यवहार की तरफ उन्होंने संकेत किया है कि महिलाओं के पर अत्याचार करना पाप है, उनके साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। यह व्यवहार स्त्रियों पर प्रहार करना यह किसी सभ्य समाज का गुण नहीं हो सकता, ठीक है। फिर देखिए आगे वाला प्रश्न क्या है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों की कहानी किस तरह व्यक्त किया गया है। देखिए इस पाठ में भी बहुत ही अच्छे तरीके से इस पाठ में व्यक्त किया गया है। किसान किस प्रकार से आत्मीय रूप से अपने पशुओं से जुड़ा रहता है, वही स्थिति झूरी और उसके दोनों बहनों की थी। हीरा मोती भी उससे आत्मीय रूप से जुड़े हुए थे, वह बड़े प्रेम करते थे उसके साथ। झूरी भी उन्हें बहुत मानता था, पुत्रवत प्रेम करता था, और हीरा मोती भी उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे, कठोर से कठोर परिश्रम करने को तैयार रहते थे। और अंत में जब वह मरियल स्थिति में आ जाते हैं फिर भी आपने देखा कि वह किस तरह से अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ते और वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। बीच में जब गया उन्हें अपने घर लेकर चला जाता है, फिर वह उन्हें लगता है कि हमारे मालिक ने हमें छोड़ दिया, तो बेच दिया, तो वह उसके यहाँ से घर से भाग करके रात में ही वापस आ जाते हैं। कई घटनाएं इससे पता चलती है कि वह अपने स्वामी के लिए सब कुछ जान की बाजी लगाने को तैयार हैं, ठीक है। और वे बड़े ही स्वामी भक्त थे, उनके अंदर स्वामी भक्ति थी, इसी वजह से वो बार बार लौट कर वापस भी आ जाते थे,
ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए आप इसका आंसर दे सकते हैं। फिर देखिए, इतना तो हो ही गया, 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में अपनी उसकी टिप्पणी, उसकी विशेषताएं बताइए। देखिए, इससे ये पता चलता है कि मोती स्वभाव से उग्र था लेकिन बहुत ही दयालु था। वह किसी पर अत्याचार होता हुआ देख जाता था तो उग्र हो जाता था। जब हीरा पर अत्याचार करता है, गया उस पर डंडे प्रहार करता है तो उग्र हो जाता है, और सारे जीव जुआ और हल लेकर के भाग जाता है। काजी हाउस में भी परशुओं पर दया आती है और वह काजी हाउस की दीवार को वह तोड़ता है। तो कई ऐसी परिस्थितियां हैं, ठीक है, कई ऐसी स्थितियां हैं जिससे हम कह सकते हैं कि वो दोनों क्या हैं, वो दोनों के अंदर दया का भाव था। खास करके मोती के अंदर भी हाँ उग्र तो था लेकिन दयालु स्वभाव का वह था। ठीक है, फिर देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही इनमें कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों की श्रेष्ठता दावा करने वाला मनुष्य उससे वंचित है। तो देखिए, इसका आशय यह है कि हीरा और मोती बिना कोई बात कहे एक दूसरे की मन को बातों को समझ लेते हैं। प्रायः मनुष्य भी एक दूसरे से इतना प्रेम और स्नेह करते हैं या दिखावा करते हैं, फिर भी एक दूसरे की मन की बातों को पढ़ नहीं पाते। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी प्राणियों में वे श्रेष्ठ माने जा सकते हैं। इनके अंदर कुछ विशेष शक्ति थी, किसी विशेष क्षमता थी कि वो एक दूसरे की बातों को समझ जाते थे। फिर आगे देखिए, अगला है, उस एक रोटी से भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय में मानो भोजन मिल गया। ठीक है, तो इसमें जब दोनों भैरव की बेटी उनके लिए भोजन रोटी लेकर आती है, एक एक रोटी, उनके विशालकाय शरीर के लिए वो रोटी कुछ भी नहीं था, बहुत ही तुच्छ निवाला था, लेकिन बहुत ही छोटा निवाला था, तुच्छ नहीं कहेंगे, बहुत ही छोटा निवाला था, लेकिन फिर भी उसका स्नेहपूर्ण यह भोजन प्राप्त करके उन्हें उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। लेकिन हीरा और मोती जो थे वो गया के घर जब बंधे हुए थे, तो ऐसी स्थिति में वो छोटी लड़की उनके लिए, वे इच्छुक थे, कुछ भोजन नहीं कर रहे थे, एक भी तिनका नहीं खा रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में वो गया की भतीजी, वो छोटी सी लड़की उन्हें देखती है और उन बैलों पर उसे दया आती है और उसके लिए उन दोनों के लिए वो रोटियां लेकर आती है। तो जब वह रोटियां उसे देती है तो उनका उससे पेट नहीं भर सकता था, परंतु स्नेह का यह निवाला खा करके उनकी आत्मा जरूर तृप्त हो जाती है। ठीक है, तो वो उन बालिका से प्राप्त उस निवाले से आनंद की अनुभूति करते हैं और उनकी आत्मा को लगता है जैसे उन्हें भोजन प्राप्त हो गया। देखिए, प्रेम का निवाला बहुत बड़ा निवाला, बहुत ही प्रेम का निवाला अपमान के निवाले से, अपमान के ढेर सारे व्यंजन की तुलना प्रेम का एक छोटा सा निवाला भी काफ़ी होता है। अपमान के आप 56 व्यंजन या ढेर सारे व्यंजन बनाकर आप किसी को खिलाएं, और प्रेम का इसके लिए रहीमदास जी ने कहा, रही मन रहिला की भली, जो परसे चितलाए, अपरसत मन मैला किए, सो मैदा जर जाए। तो ये परिस्थितियां हैं कि प्रेम का निवाला सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रेम से अगर किसी को आप खिलाते हैं तो वो, और प्रेम की तुलना अगर अपमान करके आप किसी को खिलाएंगे तो वह निवाला कितना भी लजीज व्यंजन आप खिलाएं, वह उसके लिए अरुचिकर ही होगा। ठीक है, वह उसे खा नहीं पाएगा, कई लोग तो तिरस्कार करके चले जाएंगे। ठीक ना, आगे भी देखिए क्या है, हीरा और मोती। देखिए, हीरा और मोती दोनों भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि ये देखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, इसे आप अपनी समझ से लगाइए। पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। तो इन प्रश्नों को आप देख रहे हैं और इनसे संबंधित जो भी इस पार्ट को आप प्रयास करें कि अगर आप इन्हें PDF में डाउनलोड कर लें या आपके पास पुस्तक हो तो इसे पढ़ें। और जब विद्यालय खुलेगा तो चूंकि यह अध्याय बहुत बड़ा था, इसलिए इसको बहुत संक्षेप में बताने का प्रयास किया गया है। अब विद्यालय खुलने पर इसे और भी जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपकी परेशानियां होंगी, उसे सही किया जाएगा, ठीक है, पूरा किया, उसको हल करने का प्रयास किया जाएगा। और आपको ये प्रश्नों को लेकर आपके मन में भी जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे होंगे उसे भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।